Assalamu alaikum dear students. Welcome to the course of Psychological Testing and Measurement. Our today's topic is about threats to internal and external validity. What kind of threats we can face in internal and external validity will be discussed in today's lecture. The main contents of today's topic include introduction, how valid is the experiment, internal validity, threats to internal validity, external validity, and then threats to external validity. Introduction is the first one. Keep in mind that in science it is always important to balance multiple concerns: ethics, harm versus benefit, sampling, it should be representativeness, एंड वर्सेस प्रैक्टिकलिटी। आपका जो सैंपल है उसका रिप्रेजेंटेटिव होना भी ज़रूरी है और उसके अंदर प्रैक्टिकल होना भी आपको ज़रूरी है कि वो सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हों, रिप्रेजेंटेटिवनेस को जो चीज़ें एड्रेस करती हैं। एथिकली हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है किसी भी सैंपल की सिलेक्शन के लिए कि हमारे पास एथिक्स जो हैं वो मीट कर रहे हैं या नहीं। एथिकली हमें उस पॉपुलेशन को लेना, उससे सैंपल कलेक्ट करना अलाउ है या नहीं। When choosing a research design, it is important to address whether you can address or eliminate alternative explanations for your results. That is internal validity. जब आप कोई भी रिसर्च डिज़ाइन चूज़ कर रहे हैं तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना पड़ता है कि जो आपका डिज़ाइन है वो उन सारी चीज़ों को चेक कर रहा है कि जो आपके एक्सपेरिमेंट की इंटरनल वैलिडिटी को इफ़ेक्ट कर सकती हैं। मीन आपका डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि जिसकी वजह से आपके एक्सपेरिमेंट की आपके जो स्केल डेवलप कर रहे हैं उस स्केल की इंटरनल वैलिडिटी इफ़ेक्ट ना हो, उसकी इंटरनल वैलिडिटी ज़्यादा से ज़्यादा रहे। ऐसा कब होता है, कौन सा डिज़ाइन आप चूज़ करें तो ऐसा मुमकिन है आपके जो चीज़ें आप असेस करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप डिज़ाइन चूज़ करते हैं कि मैंने अपने लिए पॉपुलेशन कौन सी चूज़ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक ऐसा स्केल डेवलप कर रहे हैं जो कि सिर्फ ऑर्फन के अंदर असेसमेंट करना चाह रहा है, तो अगर आप उसमें सिर्फ ऑर्फन स्टूडेंट्स को देखना चाह रहे हैं तो वहाँ पे ये एक उस स्केल की इंटरनल वैलिडिटी को आप स्ट्रेंथन कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप ऐसा करते हैं कि हम ये देखना चाह रहे हैं पेरेंटल अटैचमेंट का इफ़ेक्ट क्या है स्टूडेंट्स की एकेडमिक अचीवमेंट के ऊपर, तो वहाँ पे हम ऐसे स्टूडेंट्स को ही लेंगे जो स्टूडेंट्स पेरेंट्स के साथ रह रहे हों, जो करंटली अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, उसमें हम ऑर्फन्स को भी नहीं लेंगे और ऐसे स्टूडेंट्स को भी नहीं लेंगे जिनके पेरेंट्स सेपरेटेड हैं या खुदा न खास्ता उसमें कोई ऐसी कंडीशन है जो किसी और गार्डियन के पास है। हाउ वैलिड इज़ द एक्सपेरिमेंट, आपका एक्सपेरिमेंट जो है वो कितना वैलिड है, इस चीज़ का अंदाज़ा हम कैसे लगाएंगे। वैलिडिटी इज इक्वल टू एम आई मेजरिंग व्हाट आई थिंक आई एम मेजरिंग। स्टैनले ने इस चीज़ को डिक्लेयर किया था, इस डेफिनेशन को बनाया था कि क्या आप वही मेजर कर रहे हैं जो आपने सोचा था कि आप मेजर करेंगे। वैलिडिटी इस चीज़ का नाम है। इंटरनल वैलिडिटी इज अबाउट द डिज़ाइन, इंटरनल वैलिडिटी के अंदर आप डिज़ाइन को देखते हैं। An experiment is internally valid when the results can be attributed to the manipulation of independent variable. यानी कि जब आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल आप मैनिपुलेट करते हैं वो आप कितने अच्छे तरीके से मैनिपुलेट कर रहे हैं और उसका इफेक्ट कितना आपको क्लियर नज़र आ रहा है, ये इंटरनल वैलिडिटी कहलाता है। जिस तरह से मैंने प्रीवियस एग्जांपल में बात की थी कि हम अगर पेरेंटल अटैचमेंट का एकेडमिक अचीवमेंट के ऊपर इफेक्ट देखना चाह रहे हैं तो हम उन स्टूडेंट्स के अंदर इसी चीज़ की असेसमेंट करेंगे कि इफ दे आर लिविंग विद देयर पेरेंट्स हाउ देयर अटैचमेंट इज अफेक्टिंग देयर एजुकेशन, उसमें हम ऑर्फन्स वगैरह को नहीं लेंगे। तो यहाँ पे जो मैनिपुलेशन है वो उन पेरेंट्स के साथ रहना जो है एक ऐसी कंडीशन है जिसकी बेस पे हम उसका इफेक्ट देख रहे हैं। फिर है इंटरनल वैलिडिटी इज ऑल अबाउट कंट्रोल, वी गेन कंट्रोल बाय बीइंग रैंडम।
इंटरनल वैलिडिटी जो है वो टोटली कंट्रोल का नाम है। आप कंट्रोल जो है वो गेन किस तरह से कर सकते हैं, रैंडम अगर सिलेक्शन करें तो आप कंट्रोल कर सकते हैं काफ़ी सारे वेरिएबल्स को। रैंडम किस तरह से हो सकते हैं, रैंडम सिलेक्शन कर सकते हैं, रैंडम असाइनमेंट कर सकते हैं। रैंडम सिलेक्शन ये चीज़ है कि आपने रैंडमली पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट किया और उनके ऊपर जो है आपने अपना एक्सपेरिमेंट जो है आप कर रहे हैं, उनको रैंडमली उसकी जो आपका मैनिपुलेशन है उसके लिए रैंडमली सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद रैंडम असाइनमेंट, उनमें से जिस ग्रुप को चाहा आपने, जिस पार्टिसिपेंट को चाहा उसके ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल अप्लाई कर दिया। तो ये जो है ये रैंडम असाइनमेंट कहलाता है। Ideally, we use probability sampling techniques, that is random, systematic, stratified random, cluster. We gain control by using good measures. आमतौर पर हम probability sampling techniques यूज करते हैं ताकि हम उसमें random selection कर सकें। उसमें simple random sampling भी है हमारे पास, सिस्टमैटिक रैंडम भी है। सिंपल रैंडम में क्या होता है, क्लास में से 50 स्टूडेंट्स में से हमने अगर 10 सेलेक्ट करने हैं तो कोई से भी 10 ले लिए, रोल नंबर 3 ले लिया, 15 ले लिया, 17 ले लिया, 29 ले लिया, वगैरह वगैरह। जो दूसरी तरफ हमारे पास सिस्टमैटिक है उसमें रोल नंबर 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। तो ये 10 स्टूडेंट्स हो गए। स्ट्रेटिफाइड रैंडम में हम स्ट्रेटास बना लेते हैं, उसकी बेस पे सिलेक्शन करते हैं। क्लस्टर में भी ग्रुप्स बना लेते हैं, उन ग्रुप्स में से फर्दर सिलेक्शन होती है। अब इसमें हम किस तरह से लेते हैं कंट्रोल, कैसे लेके आते हैं, वी गेन कंट्रोल बाय यूजिंग गुड मेजर्स। जितनी ज़्यादा अच्छी मेजर होगी उतना ही ज़्यादा हम कंट्रोल लेके आ सकते हैं अपनी स्टडी के अंदर। और गुड मेजर्स किस तरह से आ सकती हैं, वैलिड एंड रिलायबल मेजर्स जब आप यूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली कंट्रोल आप गेन कर लेते हैं। It is better to use the measures that have good reliability. For example, 0.70 से ऊपर जिनकी reliability होती है उन measures को use करना ज़्यादा useful होता है as compared to other measures कि जिनकी reliability value जो है वो हमारे पास 0.70 से कम हो। 0.60 भी acceptable है किसी हद तक। नेक्स्ट है हमारे पास थ्रेट्स टू इंटरनल वैलिडिटी। हमारी स्टडी या हमारी स्केल के वैलिडेशन के अंदर कौन से ऐसे थ्रेट्स हैं जो इंटरनल वैलिडिटी को इफेक्ट करती हैं। फर्स्ट वन इज हिस्ट्री, सेकंड मैचुरेशन, थर्ड इज सिलेक्शन, फोर्थ वन टेस्टिंग, फिफ्थ वन इज इंस्ट्रूमेंटेशन, sixth one is instrumentation, statistical regression, and mortality are the seventh and eighth one. Now, the one by one threats to internal validity. History. When experiments take place over a period of time, we cannot control for events which occur during that time. जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं उस टाइम जो इवेंट्स अगर हो रहे होते हैं हम उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते। दैट माइट इन्फ्लुएंस द डिपेंडेंट वेरिएबल, जो हो सकता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर इफेक्ट कर सकते हो। हिस्ट्री इज ऑल अबाउट आउटसाइड इवेंट्स इन्फ्लुएंसेस। हिस्ट्री, ये सारे के सारे जितने भी आउटसाइड इवेंट्स हैं या आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस हैं हमारी स्टडी के, वो सारे के सारे हिस्ट्री कहलाते हैं। और हर पार्टिसिपेंट की हिस्ट्री चेंज होती है। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट जो है किसी पार्टिसिपेंट के पेरेंट्स में से किसी की डेथ हो जाती है, तो ये एक पर्सनल इवेंट है जो उसके असेसमेंट के ऊपर इफेक्ट कर सकता है। change it, for example introduction of decrease in or removal of any possibly confounding experience, ये सारी चीज़ें जो हैं ये भी इफेक्ट कर सकती हैं। कोई एक पार्टिसिपेंट जो है हो सकता है उसकी डिग्री कंप्लीट हो जाए, वो इंस्टीट्यूट छोड़ दे। ये भी हो सकता है कि किसी पर्सन की शादी हो जाए या किसी भी तरह से वो फर्दर स्टडी में पार्टिसिपेट ना कर पाए, या कुछ उसके ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जिसकी वजह से रिस्पॉन्सेज जो हैं वो चेंज हो जाएं स्टडी के ऊपर। जिस तरह से मैंने एग्जांपल की दी आपको कि पेरेंट्स में से किसी का इस दुनिया से गुजर जाना, या सिबलिंग्स में से किसी को कोई ऐसा इशू हो जाता है जिसका किसी पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है और वो उस चीज़ को अपनी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा फील कर रहा होता है। ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका
किसी भी स्केल की असेसमेंट के ऊपर, उसकी इंटरनल वैलिडिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। तो ऐसी चीज़ें भी किसी भी स्केल के ऊपर जब आप रिस्पॉन्सेज़ ले रहे हैं पार्टिसिपेंट से, वो इफ़ेक्ट कर सकती हैं। इसलिए जब भी हमने किसी भी पार्टिसिपेंट से इन्फॉर्मेशन लेनी हो, इन चीज़ों को पहले कन्फर्म किया जाता है। नेक्स्ट इज़ मैच्योरेशन। Changes inside the participants that occur with the passing of time. Maturation is all about changes that occur within your participants' developmental theories. For example, cognitive, emotional, social, physical, moral, or personal states. For example, hunger. एग्जाम्पल है यहाँ पे हमारे पास कॉग्निटिव मैच्योरेशन किस तरह से हो सकती है। कंक्रीट टू फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज हो सकती है। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज एक होती है जिसकी एज जो है वो 11 से स्टार्ट होती है, 11 टू ऑनवर्ड है, और चेंज होके फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज तक पर्सन पहुंच जाता है, अडल्टहुड में आ जाता है। इस गैप की वजह से, इस चेंज की वजह से, इस कॉग्निटिव मैच्योरेशन की वजह से द पर्सन इज नाउ एबल टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली। उसके अंदर ऐसा चेंज आ जाता है कि वो चीज़ों को थिंक कर सकता है एब्स्ट्रैक्ट वे में। हमारे पास जितने भी पार्टिसिपेंट होते हैं उनके अंदर ये वाले फैक्टर्स जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। अगर कोई पर्सन, जब आप असेसमेंट ले रहे हैं, कोई टेस्ट आपने उनके ऊपर एडमिनिस्टर किया, उस टाइम पे अगर उसकी इमोशनल स्टेट अच्छी नहीं है, वो गुस्से में है या सैड है, ये भी उसके ऊपर इफेक्ट करेगा। अगर उसका एज का डिफरेंस ज़्यादा हो गया है, कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिनकी डेवलपमेंट के प्रोसेस के अंदर हम लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कंडक्ट करते हैं, तो वहाँ पे अगर पर्सन की एज का डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ गया तो ये भी इफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्शन। Anything other than random selection can induce bias. For example, samples of convenience और quota sampling. हम जब रैंडम सिलेक्शन के अलावा कोई भी मेथड यूज़ करते हैं, यानी कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में से कोई भी मेथड यूज़ करेंगे सिलेक्शन के लिए, तो वो इफेक्ट कर सकता है हमारी स्टडी के ऊपर, हमारे जो स्किल डेवलपमेंट है उसके प्रोसेस के ऊपर, उसकी वैलिडेशन के ऊपर। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमारे पास studying moral development in a sample of convenience of students from a private Catholic school. हमने रैंडम सैम्पलिंग यूज नहीं की, बल्कि हम एक कैथलिक स्कूल से ही स्टूडेंट्स को कलेक्ट कर लेते हैं फॉर आवर स्टडी, कन्वीनियंस की बेस पे कि हमारे पास वो नज़दीक है और हम बस वहीं से डाटा ले लें, क्योंकि हमें स्टूडेंट पॉपुलेशन का डाटा चाहिए था। अब ये स्टूडेंट्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, उस पूरे जो स्टूडेंट पाकिस्तान के अंदर जो पूरी स्टूडेंट कम्युनिटी है उसके रिप्रेजेंटेटिव नहीं होंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ एक कैथलिक स्कूल था। मुस्लिम स्टूडेंट से डाटा नहीं लिया गया, या जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं उनको इग्नोर किया गया है। तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की एक एग्जांपल है। कन्वीनियंस, यहाँ पे कन्वीनियंट सैम्पलिंग यूज़ की गई है। सेकेंड एग्जांपल है मे बी एंशियस एट द फर्स्ट टाइम। The next is testing. Refers to improvement of the subject's performance in the post-test as a function of the pre-test and not of the experimental treatment. बाज़ वक़्त ऐसा हो सकता है कि हमारा जो पार्टिसिपेंट है जिससे हम प्री टेस्टिंग और पोस्ट टेस्टिंग दोनों सिचुएशन में कंडक्ट कर रहे हैं, एक स्केल को प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में लेके जा रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो वहाँ पे हो सकता है ट्रीटमेंट की वजह से उसमें चेंज नहीं आ रहा। फॉर एग्जांपल डिप्रेशन है, डिप्रेशन के पेशेंट का हमने पहले असेसमेंट किया, उसके बाद हमने ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया, साइकोथेरेपी प्रोवाइड की। साइकोथेरेपी प्रोवाइड करने के बाद दोबारा से हमने डिप्रेशन लेवल असेस करने के लिए डिप्रेशन का स्केल एडमिनिस्टर किया। अब ये हो सकता है कि हमारे उस पार्टिसिपेंट में डिप्रेशन की साइकोथेरेपी की वजह से डिप्रेशन के लेवल में चेंज ना आया हो, बल्कि जब उसे ये अंदाज़ा हो कि दिस इज़ अ डिप्रेशन मेजरिंग स्केल और मुझे डिप्रेशन है, तो ये सोच के ही उसने अपने अंदर जो है एक चेंज लेके आए वो, और जिसकी वजह से उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाए। तो ऐसा हो सकता है कि पर्सन में चेंज हमारे थेरेपी की वजह से नहीं, बल्कि प्री टेस्ट की वजह से आ रहा है। Next is instrumentation. Lack of reliable measure, errors in measuring. इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर आप रिलायबल मेजर्स यूज़ नहीं करते हैं तो कौन कौन से एरर्स आ सकते हैं मेजरिंग में। फेलियर ऑन पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट के पार्ट पे कौन कौन सी फेलियर्स हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, स्केल डज नॉट रिटर्न टू जीरो एवरी टाइम यू मेजर समवन्स वेट। आप फ़र्ज़ करें एक
ऐसा मेन स्केल यूज़ कर रहे हैं। ये आपका जो वेइंग स्केल है उसकी बात कर रहे हैं हम। जो हमारा स्टैटिस्टिकल स्केल है या साइकोलॉजिकल स्केल है उसकी बात नहीं कर रहे। अगर एक ऐसी मशीन आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें आप वेट करने के बाद वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो पे नहीं आती, इसका मतलब ये है कि वो स्केल ख़राब है, वो आपकी मशीन ख़राब है। सेम इस तरह से कि आपके अगर किसी स्केल के अंदर कुछ आपको वेरिएशंस नज़र नहीं आती हैं कि कुछ पार्टिसिपेंट लो स्कोर भी कर सकते हैं, कुछ हाई भी कर सकते हैं, लेकिन एक मीन स्कोर जो है वो हर दफ़ा सेम होता है। तो वो एक अच्छी ठीक कंडीशन है, लेकिन अगर सिर्फ उसके ऊपर हाई स्कोर ही आपको देखने को मिलता है स्केल के ऊपर हर दफ़ा हर पार्टिसिपेंट के अंदर, इट मीन्स कि वो स्केल जो है उसके अंदर कोई एरर मौजूद है। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन टेक्निक्स भी एक रीज़न हो सकती है कि मेजरिंग में अगर स्केल को एडमिनिस्टर करने के लिए आपको रेलिवेंट इंस्ट्रक्शंस नहीं मालूम या आप एडमिनिस्ट्रेशन की टेक्निक्स नहीं जानते कि किसी स्केल को कैसे एडमिनिस्टर करना है, आपके पास रेलिवेंट क्वालिफिकेशन नहीं है, तो भी ये मेजरमेंट के अंदर एक एरर कॉज कर सकता है। सेकंड कंडीशन, एरर इन स्कोरिंग हो सकती है। आप स्कोर सही तरह से नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेटिंग स्केल एंड सब स्केल स्कोर्स ऑन अ टेस्ट ऑफ एनी सॉर्ट। किसी भी किस्म का टेस्ट हो उसके अंदर आपको स्केल्स को टोटल स्केल्स की स्कोरिंग फाइंड आउट नहीं करनी आ रही, आपको नहीं पता कि उसके अंदर कुछ रिवर्स आइटम्स हैं जिनके रिस्पॉन्सेज आपको किसी और तरीके से कैलकुलेट करने हैं, या स्केल के अंदर सब स्केल्स हैं, आपको उसकी सब स्केल्स का अंदाजा ना हो कि कौन सी आइटम्स मिलके एक सब स्केल बना रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टैटिस्टिकल रिग्रेशन। The statistical tendency for extreme scores on the first measure to move closer to the mean on second measure। जब हमारे पास कोई भी स्केल आता है उसके अंदर जो स्कोर्स आते हैं, हमने जब मेजर करना होता है किसी भी स्केल को दूसरे स्केल के साथ कंपेयर करना होता है, तो एक स्केल के एक्सट्रीम स्कोर्स जो हैं वो दूसरे स्केल के जो एक्सट्रीम स्कोर्स हैं उसके करीब करीब होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एक स्केल के ऊपर पार्टिसिपेंट्स का मैक्सिमम स्कोर 55 है, तो दूसरे स्केल के ऊपर पार्टिसिपेंट का मैक्सिमम स्कोर जो है वो इसके करीब होना चाहिए, 50 से 60 के दरमियान होना चाहिए। फिर ही हम कह सकते हैं कि ये अच्छा स्केल है, इसमें इंटरनल वैलिडिटी जो है वो मौजूद है, स्ट्रॉन्ग है। एग्जाम्पल है, यू आर वर्किंग विद डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन हु स्कोर पुअरली ऑन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। फॉर एग्जाम्पल आप अगर ऐसा करते हैं कि एक स्केल नॉर्मल बच्चों के लिए बनाया गया है और आप उसे डिसेबल स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, या जिनके अंदर मेंटल इंटेलिजेंस का लेवल या मेंटल रिटार्डेशन मौजूद है, उनके अंदर इंटेलिजेंस कम है, तो उनके ऊपर जब अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसमें उस स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का स्कोर जो है वो कम मिलेगा। उसके ऊपर आपको पार्टिसिपेंट के रिस्पॉन्सेज कुछ डिफरेंट वे में नज़र आएंगे। तो ऐसी कंडीशन में आपको ये देखना होता है कि आप अपना स्केल जो डेवलप कर रहे हैं वो किसी एग्जिस्टिंग स्केल के साथ जब कंपेयर किया जाए तो उसके और आपके जो एक्सट्रीम स्कोर्स हैं उनके अंदर ज़्यादा डिफरेंस मौजूद ना हो। ज़्यादा डिफरेंस मौजूद होने का मतलब ये है कि इंटरनल वैलिडिटी ऑफ दिस स्टडी इज़ नॉट एक्यूरेटली डन, और वो आपने उसको ड्रेस सही से नहीं किया है, आपकी स्टडी की इंटरनल वैलिडिटी पुअर है। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट थ्रेट है इंटरनल वैलिडिटी को, वो है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी परटेन्स टू पार्टिसिपेंट्स ड्रॉपिंग आउट फॉर एनी रीज़न। पार्टिसिपेंट किसी भी वजह से ड्रॉप आउट हो जाए, वो स्टडी का हिस्सा ना रहें, ये चीज़ मोर्टेलिटी कहलाती है। ड्यूरिंग स्टडी पार्टिसिपेंट्स हो सकता है वो जगह छोड़ के चले जाएं, फेल हो जाए पार्टिसिपेंट एकेडमिक ईयर के अंदर, या ट्रांसफ़र हो जाए, पेरेंट्स में से किसी की अगर पोस्टिंग आ जाती है तो बच्चे ट्रांसफ़र कर लेते हैं, दूसरे स्कूल चले जाते हैं, या खुदा न खास्ता पार्टिसिपेंट की डेथ हो जाती है। ये सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो कि मोर्टेलिटी कॉज कर सकते हैं किसी भी स्टडी में। इसलिए कोई भी स्टडी कंडक्ट करते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि हम या तो स्टडी इस लिहाज से डिज़ाइन करें कि वो विद इन गिवन ड्यूरेशन ही कंप्लीट हो जाए, जो हमारे पास उसके लिए स्पेसिफाइड टाइम लिमिट है उसके अंदर अंदर हम उस स्टडी को कंप्लीट कर लें। जो सेकंड कंडीशन है वो ये होती है कि हम अपनी स्टडी को ड्यूरेशन के लिहाज से मैनेज करते हैं और कोशिश करते हैं कि पार्टिसिपेंट्स को ऐसे ऐसे पार्टिसिपेंट को ही यूज़ किया जाए या स्टडी का हिस्सा रखा जाए जिनके बारे में हमें किसी हद तक श्योरिटी है कि ये स्टडी के एंड तक हमारे साथ चलेंगे,
या उनमें पार्टिसिपेंट से कंसेंट इस तरह का ले लिया जाता है कि वो स्टडी को कंप्लीट होने तक जो है स्टडी के अंदर अपना रोल प्ले करते रहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सटर्नल वैलिडिटी। External validity is the generalizability of the causal relationship examined in the research. स्टडी के लिहाज से अगर हम एक्सटर्नल वैलिडिटी को देखें तो ये हम जो भी हमारे स्टडी है उसके अंदर जो कैजुअल रिलेशनशिप होता है कॉज एंड इफेक्ट का होता है। कॉज क्या है, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो इफेक्ट कर रहा है हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कमरे के अंदर लाइट जो है उसका क्या हम स्टूडेंट्स की लर्निंग के ऊपर इफेक्ट है। तो कॉज यहाँ पे या आईवी हमारे पास लाइट है और उनकी लर्निंग जो है लाइट के होने से या ना होने से जो उसके अंदर डिफरेंस आएगा लर्निंग के अंदर वो हमारे पास इफेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल अगर लाइट होती है कमरे के अंदर तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर होती है एज कम्पेयर टू द सिचुएशन के कमरे के अंदर लाइट नहीं है। A study's external validity is determined by the sample used. किसी भी स्टडी की एक्सटर्नल वैलिडिटी जो है उसके सैंपल के लिहाज से जिस किस्म का सैंपल आप डिटरमिन करते हैं यूज करते हैं अपनी स्टडी के अंदर उसके लिहाज से वो होती है डिटरमिन। कंसिडरेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, किस कॉन्टेक्स्ट में आप स्टडी कंडक्ट कर रहे हैं। सेम फॉर द स्केल, आप उस स्केल को जो है किस तरह से यूज कर रहे हैं अपनी स्टडी के अंदर। वैलिडेशन उसकी जो है वो किस तरह से आप बेहतर कर रहे हैं आपकी स्टडी के किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही है। फॉर एग्जांपल हम ये देखना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स के अंदर एकेडमिक स्ट्रेस को देखना चाह रहे हैं। अब एकेडमिक स्ट्रेस जो है हमारे पास हम उसको एकेडमिक स्ट्रेस स्केल से मेजर करेंगे या स्टूडेंट्स आर इन द एकेडमिक कंडीशंस एंड वी आर आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट हाउ डू यू फील ड्यूरिंग दिस स्टेट। अब ये जो स्टेट है या ये कंडीशन है इसको हम मेजर करने के लिए जो स्केल यूज करेंगे वो एकेडमिक स्ट्रेस से रेलिवेंट ही होना चाहिए। उसमें ऐसे ही क्वेश्चंस होने चाहिए जो आपके एकेडमिक्स से रेलिवेंट हों। जनरल स्ट्रेस का स्केल आम जो क्लिनिकल पॉपुलेशन के लिए यूज होता है या जनरल पॉपुलेशन में स्क्रीनिंग के लिए होता है वो हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि हम एकेडमिक स्ट्रेस को देख रहे हैं। हम ओवरऑल कोई जनरल इफेक्ट नहीं देखना चाह रहे किसी भी क्लिनिकल कंडीशन के अंदर हम नहीं जा रहे हैं बल्कि हम एक स्पेसिफिक एरिया एकेडमिक स्ट्रेस को ले रहे हैं। फिर जिस कॉन्टेक्स्ट में आप स्टडी कंडक्ट कर रहे हो उसी के लिहाज से स्केल को यूज किया जाता है। नेक्स्ट है थ्रेट्स टू एक्सटर्नल वैलिडिटी। कौन कौन से हो सकते हैं। सिलेक्शन बायसेस हैं, कंस्ट्रक्ट्स हैं, मेथड्स एंड कंपाउंडिंग है, द रियल वर्ल्ड वर्सेस द एक्सपेरिमेंटल वर्ल्ड है, हिस्ट्री इफेक्ट्स एंड मैचुरेशन है। ये सारे के सारे एक्सटर्नल वैलिडिटी को जो थ्रेट्स फेस करने पड़ सकते हैं ये वो कंडीशंस हैं। लेट्स वॉच अ वीडियो अबाउट द फॉलोइंग कंडीशन जिसके अंदर आपको एक्सटर्नल वैलिडिटी के इफेक्ट्स नजर आएंगे।
How many people do we need to produce a good research? Well, it all depends on the design, measure, and statistical plans. Keep in mind that to reduce error, choose a larger sample size. It's always better. While external validity is focused on how participants were selected to be in the study, the real question to ask when considering external validity is whether the actual sample of participants is representative of the target population. Hi, I'm Madeline Finn. My topic today is sampling and population, external validity. In order to do a good research, external validity must exist in regards to sampling and population. So what exactly is sampling? It is the process of selecting units, examples, organizations from the population of interest so that by studying the sample, we may fairly generalize our results back to the population from which they were chosen. The sample design is the only thing that the researcher has control over. Sometimes the issue can be when the sample design is too small. You want everyone to participate, but the real question is accessible population interest? Keep in mind how the selected sample and the actual sample are different. Do participants want to participate? There may be a low response rate, making it quite unrepresentative of the selected sample. Field surveys are also a problem. People are too busy to fill them out. There are two types of design, probability and non-probability. Probability is usually made up of people, groups, animals, or events. That do not give individuals in the population the equal chance of being selected. Here are probability samples. We have simple random, systematic random,
stratified random cluster, complex multi-stage random. Here we have non-probability samples, which are the ones in which probability of being selected is unknown. The three sample is quota, hook, means. The most frequently used in non-probability sample convenience sampling. This is because it helps save time and cost. How many people do we need to produce a good research? Well, it all depends on the design, measure, and intention. Keep in mind that to reduce error, choose a larger sample size. It's always better. While external validity is focused on how participants were selected to be in the study, the real question to ask when considering external validity is whether the actual sample of participants is representative of the target population. Summarizing everything. Something in population need to be representative of the target population. The number of individuals for research depends on statistical analysis. The larger the sample, the higher the validity. Random selection of participant produces high population external validity. So you have seen different types of validity, sampling and the validity. Now, the next part is group exercise. Please join group of 3 to 4 people. You will venture throughout the School of Social Work to gather participants in your group's research. Please see questions. The group that gathers all the information and identifies the threats to external validity of the sample will win. आपके लिए ये एक एक्टिविटी भी है, आप एक ग्रुप एक्सरसाइज भी कर सकती हैं, आप एक डिसाइड करें स्टडी करने के लिए और उस स्टडी के लिए जैसे आप लोगों ने भी रिसर्च भी पढ़नी है आने वाले टाइम में, फिर रिसर्च करनी भी है, रिसर्च कंडक्ट भी करेंगे। तो अगर आप लोग इस टाइम पे आके बैठते हैं ग्रुप के फॉर्म में इन चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं कि अगर आप एक रिसर्च डिज़ाइन चूज़ कर रहे हैं उसको कौन से एक्सटर्नल वैलिडिटी, कौन से थ्रेट्स हैं या इंटरनल वैलिडिटी के लिहाज से कौन से थ्रेट्स हैं जो आपको फेस करने पड़ेंगे अपनी स्टडी के अंदर, तो आप जितने ज़्यादा ये क्वेश्चन रेज कर सकते हैं वो ग्रुप उतना ही ज़्यादा क्रिटिकल थिंकर है और आप उसके अंदर जो है एक्सप्लोर ज़्यादा कर सकते हैं। Next, if you have any questions regarding today's topic, you may contact. Here are the references from where this topic is prepared. If you have any question and queries further or any feedback, you may contact on the given email address. Thank you for your attention. Thank you very much.